हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। फॉरेन कंट्रीब्यूशन चल रहा था हमारा, हमने 2 क्लासेस देख लिया, आज उसको कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में कुछ अमेंडमेंट पोर्शन भी कवर करेंगे हम। हाँ सर, अमेंडमेंट पोर्शन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था सेक्शन नंबर 7। वेट, ठीक है, प्रीवियस क्लास में बताया था सेक्शन नंबर 7 सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। पहले इस पे ये क्या बताता था? ये बताता था प्रोहिबिशन टू ट्रांसफर फॉरेन कंट्रीब्यूशन। पहले प्रोहिबिशन था, कुछ लिमिट तक था, बट अब इसको है ना डिलीट कर दिया गया, एक तरह से ओमिट कर दिया गया कि बोला गया कि अब कोई भी आदमी जो रजिस्टर्ड है अंदर फॉरेन कंट्रीब्यूशन, वो किसी को भी पैसा अपना फॉरेन कंट्रीब्यूशन ट्रांसफर नहीं कर सकता है। परफेक्ट, ये अमेंडमेंट आया था। पहले कुछ अमाउंट लिमिट तक ट्रांसफर हो सकता था, अब ट्रांसफर नहीं हो सकता। सर अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एग्जाम में धोखा खाया हूँ, आप धोखा मत खाना। मैंने 10 नंबर का अमेंडमेंट मिस कर दिया था एग्जाम में, और एग्जाम में 8 नंबर का अमेंडमेंट था। एग्जाम में 10 नंबर के अमेंडमेंट अच्छे खास आए थे, जिसमें मैंने इसको ईजिली भी मिस कर दिया कि भाई क्या आएगा ऐसे क्वेश्चन। और आया था डेटा बैंक का क्वेश्चन आया था एग्जाम में 4 नंबर का। तो वो सब बातें याद आती है, गुस्सा आता है कि यार 4 नंबर ईजिली मिल सकते थे, वो बहुत ईजी क्वेश्चन था यार। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 8। सर सेक्शन नंबर 8 क्या बोलता है? सुनो, रिस्ट्रिक्शन टू यूटिलाइज फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। सर इससे जून में भी क्वेश्चन आया था, जुलाई अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया था, ऐसा एमसीक्यू में भी आया था। सर क्या है? सुनो, बहुत इजी है, सुनो आराम समझते हैं इसको। क्या बोल रहा है ये इजली वे में ये बोल रहा है कि सुनो इसको करते इजली वे में ये बोल रहा है कि आप जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करते हो ना, फॉरेन कंट्रीब्यूशन आपने जिस पर्पस के लिए डाला हो ना सरकार से, कि देखो मान लो ये मैं हूँ, मैंने बोला कि मैं ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे ना स्कूल्स बनाने हैं, इस डोनेशन का मैंने इंडिया में स्कूल बनाना चाहता हूँ। तो पर्पस आपने बता दी ना, पर्पस। अब क्या बताना चाहते हो? इसको बनाना चाहते हो, स्कूल बनाना चाहते हो। परफेक्ट, मेन क्या है? स्कूल मतलब बिल्डिंग खड़ा करोगे, प्लॉट लोगे, मजदूर लगाओगे, और भी अदर रॉ मटेरियल्स लोगे स्कूल बनाने के लिए। आपने पर्पस ड्राइव कर दिया। सर फॉरेन कंट्रीब्यूशन यही बोलता है कि जो भी कंट्रीब्यूशन आप ला रहे हो ना फॉरेन से, उसका पर्पस क्या है, किस पर्पस के लिए वो यूटिलाइज करना चाहते हो आप उस पर्पस को ना पहले ही डिराइव करो। अदरवाइज उसको कंट्रोलिंग करना मुश्किल हो जाएगा। मान लो कि डोनेशन आया इंडिया में, पर्पस आपने बताया नहीं, हो सकता है कि बहुत सारे गलत एक्टिविटी करने के लिए यूज कर सकते हो उस डोनेशन का, दंगे फसाद करने के लिए यूज कर सकता है पॉलिटिकल पार्टीज। मान लो और भी पार्टीज लोग दंगे फसाद कर सकते हो उस पैसे का, या मान लो कोई भी रिलीजियस कास्ट कम्युनिटी के खिलाफ भी जाके एक्शन ले सकते हो उस पैसे से। तो पर्पस पहले ही डिराइव करना पड़ता है हमें, ठीक है, इसलिए हमें पहले ही रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। अब एक बात बताओ, आपने फॉरेन कंट्रीब्यूशन मंगा लिया, फॉरेन सोर्स मंगाया। फॉरेन सोर्स क्या होता है? जो इंडिया वाले नहीं है, सिंपल सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री, या मान लो कोई भी फॉरेन कंट्री का जो भी जिन्हें हमने फॉरेन सोर्स अच्छे से देखा था। सर एनआरआई फॉरेन सिटी सोर्स होता है? नहीं, नॉन रेसिडेंट इंडियन आ गया तो फॉरेन सोर्स नहीं होता। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बाद में मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये आपको याद आएगा, एग्जाम में मिलेगा क्वेश्चन है स्टडी मैट में। अच्छा इसका चलो, मैंने क्या बोला? फॉरेन सोर्स से फॉरेन कंट्रीब्यूशन आया, तो आपको पहले ही बताना पड़ता है कि पर्पस, किस पर्पस के लिए आप उसको यूज करना चाहते हो। बिल्डिंग बनाना चाहते हो, स्कूल बनाना चाहते हो, कैंटीन बनाना चाहते हो, आर्मी नेवी, किसके लिए यूज करना चाहते हो? तो पर्पस आपने बता दिया। सर हमें उस फॉरेन कंट्रीब्यूशन को इसी पर्पस के लिए यूज करना है? यस, इसी पर्पस के लिए यूज करना है हमें, अदर देन पर्पस इसका नहीं यूज कर सकते। मान लो फॉरेन कंट्रीब्यूशन मंगाया आपने चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए, और आपने यूज कर रहे हो उसका ट्रेडिंग एक्टिविटीज के लिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन को हम लोग प्री डिफाइन बताना पड़ता है कि हमारा पर्पस क्या है। तो इस सेक्शन में क्या बोला एक्स्ट्रा? इस सेक्शन में ये बोला कि आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो आता है ना बाहर से, मान लो 10 करोड़ रुपीज आया, तो इसको आपको उसी पर्पस के लिए यूज करना है, बट आप चाहो तो 20% तक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। सर मैंने बोला 20% तक। मान लो आपके पास 50 लाख रुपीज फॉरेन कंट्रीब्यूशन आए, सर अप टू 10 लाख आप एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 3 नंबर का पेपर आना ही आना, इससे तो क्वेश्चन आना ही आना, इसमें बताऊंगा क्या क्या है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए आप कितना यूज कर सकते हो? 20%।
सुनो 20% तक यूज कर सकते हो, ठीक है सर। 20% ज्यादा यूज करना चाहूंगा मैं, 11 लाख यूज करना चाहता हूं तो कर सकते हो, सीजी अप्रूवल। सर तो क्रक्स क्या निकला, क्रक्स एक ही निकला, क्रक्स क्या निकला सुनो, चलो इसको लिखते हैं थोड़ा पहले, ठीक है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन received as per this act shall be utilized as follows, ठीक है। ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। primarily utilized for purpose for which it was या it is received। सब मतलब आपको प्राइमरीली यूज क्या करना है, जिस पर्पस के लिए आपने उसको रिसीव किया। जब रजिस्ट्रेशन लेने गए होंगे ना, आपने अपना पर्पस बताया होगा, जैसे आपने यहाँ पे बताया होगा एजुकेशन, तो एजुकेशन के लिए यूज करना आपको बनाना, आपको 4 बिल्डिंग्स बनानी थी, तो उसी पर्पस के लिए सारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन यूज होना चाहिए, ठीक है। बी में ये बोल दिया, रेट करता हूँ, नॉट यूज्ड फॉर या नॉट टू बी यूज्ड फॉर स्पेक्युलेटिव बिजनेस, ठीक है। स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लिए यूज नहीं करना चाहिए। सर स्पेक्युलेटिव बिजनेस होता क्या है? ये बस याद रखना, एप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ मनी। जहां पे स्पेक्युलेटिव बिजनेस क्या हुआ, जहां पे हाई चांसेस ऑफ एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन एंड वैल्यू ऑफ मनी हो। मतलब स्टॉक मार्केट में हमने पैसा लगा दिया, हो सके वो 10,000 से 10 लाख भी हो सकता है, हो सके वो 10,000 से आपको 1 रुपया भी करके दे सकता है। तो इसका एग्जांपल क्या हुआ, स्टॉक मार्केट। सर म्यूचुअल फंड्स भी आता है इसके अंदर, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे बोल दिया कि आपके पास जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है, सपोज 50 लाख रुपीज आया ना, उसको आपको स्पेक्युलेटिव बिजनेस में यूज नहीं करना है। सो स्पेक्युलेटिव बिजनेस क्या हो गया, जहां पे हाई चांसेस ऑफ एप्रिसिएशन एंड डिप्रिसिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ मनी। स्टॉक मार्केट में चांसेस है 10,000 से 10 लाख भी हो सकता है, और 10,000 से 0 रुपया भी हो सकता है। म्यूचुअल फंड भी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। तो जहां पर रिस्क है भाई, रिवॉर्ड दोनों है, वहां पे वो देखो रिवॉर्ड ही नहीं है, रिस्क भी है और रिवॉर्ड भी है। सिर्फ रिस्क नहीं है, रिवॉर्ड भी हो रहा है। तो एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन जहां पे हो वो स्पेक्युलेटिव बिजनेस हुआ, वहां पे आपको ये पैसा नहीं लगाना जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन से पैसा मंगा रहे हो। फर्स्ट क्या बोल दिया, सिंपल जो पर्पस के लिए मंगा रहे हो उसी पर्पस के यूज करो। सेकंड क्या बोला, स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लिए यूज नहीं करना। सर इसमें एक चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मेरे को एमसीक्यू के लिए, सिक्योर्ड डिवेंचर्स। सर सिक्योर डिवेंचर्स स्पेक्युलेटिव बिजनेस में नहीं आता है। क्या पता आपके अटेम्प्ट में क्वेश्चन आ जाए एमसीक्यू का कि उस बंदे ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन मंगाया और उस बंदे ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन यूज किया सिक्योर डिवेंचर्स। सिक्योर बोल रहा हूं मैं, सिक्योर डिवेंचर नहीं, सिक्योर। अब सिक्योर डिवेंचर के लिए मंगाया तो कर सकता है, आपको लगेगा यार डिवेंचर स्टॉक मार्केट सर ने बताया था स्पेक्युलेटिव बिजनेस होता है, हाई चांसेस ऑफ एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन शेयर सिक्योरिटीज आ रहा है, कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे बोल दिया गया कि सिक्योर डिवेंचर में तुम पैसा लगा सकते हो, क्योंकि वो सिक्योर है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें रिस्क नहीं, कम रिस्क है ही नहीं, क्योंकि सिक्योर डिवेंचर्स तुम्हें मिल रहा है, उसके रिगार्डिंग इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। और वो इंटरेस्ट भी याद रखना डीम फॉरेन कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे ना ये स्पेक्युलेटिव नहीं होता। क्या नहीं होता, सिक्योर डिवेंचर्स। तो सिक्योर डिवेंचर में पैसा लगा सकते हो, ठीक है। सर सी, नॉट डिफरेंट सम ग्रेटर देन 20% ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन इन फाइनेंशियल ईयर टू मीट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। सर मतलब आपका जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है, सपोज बाहर से 50 लाख रुपीज आया, उसको आप 50 लाख रुपीज आया ना, उसको आप 20% तक ही कहां लगा सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, ठीक है।
सब 10 लाख, हाँ 50 लाख का 20% क्या हुआ, 10 लाख रुपया। 10 लाख आप एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस लगा सकते हो। सर 11 लाख लगाना है तो या 10 लाख 50 लगाना है तो 20% से ऊपर जो भी लगाना है, 20% से ऊपर सीजी का अप्रूवल चाहिए। ठीक है, 20% तक कोई दिक्कत नहीं है, 20% तक कहां पे दिक्कत नहीं है, स्पेकुलेटिव नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए दिक्कत नहीं है। स्पेकुलेटिव तो लगा ही नहीं सकते आप, अदर देन सिक्योर्ड डिबेंचर्स। उसके बाद बोल दिया एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के यूज कर सकते हो 20% तक। 20% से ऊपर जाना है तो कर सकते हो, सीजी का अप्रूवल ले लो, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल ले लो, फिर चाहो तो तुम कर सकते हो। ठीक है, तो प्रोवाइडेड may defray 20% after prior approval of CG। CG का अप्रूवल ले लो, 20% ऊपर जाना करना चाहो कर सकते हो। अब सर दिमाग में आ रहा है सर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हमने पढ़ रहे होता क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस? सर सिंपल बताऊं, एक लेमन लैंग्वेज समझाऊं, ऑफिस के जो भी खर्चे होते हैं ना, जैसे रेंट, ऑफिस का प्रिंटिंग स्टेशनरी, सैलरी, वेजेस। आप जो काम कर रहे हो फॉरेन कंट्री में, आपका कोई ऑफिस होगा, ऑफिस में जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं ना सर, वही सब होंगे। एग्जांपल बता देता हूँ, क्वेश्चन में लेता हूँ, व्हाट constitutes administrative purposes। ठीक है, सैलरी, वेजेस, रेम्युनरेशन और ट्रैवल एक्सपेंसेस। सर आपके यहाँ स्टाफ होंगे, आप सैलरी दोगे, रेम्युनरेशन दोगे, रिम्बर्समेंट करोगे उनका ट्रैवल खर्चा का। हो सके यहाँ से वो मेट्रो पकड़ के जा रहे हैं, मेट्रो पकड़ के आ रहे हैं किसी ऑफिस काम के लिए, उनको वहाँ पे महीने में 3,000 रुपये लग रहा है, तो वो 3,000 भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में आएंगे। इसमें गेम है, ठीक है, सैलरीज वेजेस में गेम में भी देखेंगे। ठीक है, आपके अकाउंटिंग का कॉस्ट लग रहा है, एक्सपेंसेस लग रहा है, अकाउंटिंग कॉस्ट लग रहा है, रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, पेट्रोल का, रिपेयरिंग का, ये सब देखो नॉर्मली जो है ना आपके ऑफिस में हो सके कार वार हो, बाइक हो, उसको आप यूज करते हो, आपका मेंटेनेंस का खर्चा आएगा ही आएगा। ठीक है, तो वो भी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में आएंगे। लीगल एंड प्रोफेशनल फीस, तो सर ये सारा याद करना पड़ेगा? नहीं, मैं बोलूंगा नहीं याद करना है इसको। मतलब आपको क्या याद करना है मैं वो बताता हूँ। देखो ऐसा कोई ऐसा आएगा ना, आपको याद आएगा अच्छा ऑफिस वाले एक्सपेंसेस है तो सारे आएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सैलरी हो गया, रिपेयरिंग हो गया, प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गया, लीगल एंड प्रोफेशनल फीस हो गया, रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल हो गया, एक्सपेंस ऑफ अकाउंटिंग कॉस्ट हो गया, टैली एंट्री मारने वाला बंदा है, अकाउंटिंग है, डॉक्यूमेंटेशन है, ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आएंगे। मतलब सर इसमें आप अप टू 20% तक यूज कर सकते हो अपना फॉरेन कंट्रीब्यूशन ऐसे ऐसे एक्सपेंसेस में, क्योंकि फॉरेन कंट्रीब्यूशन आएगा, जरूरी नहीं कि सिर्फ पर्पस में उसी में यूज कर सकते हो सके उस पर्पस को अचीव करने के लिए आपको यहाँ पे तो कुछ खर्च करना पड़ेगा, हो सके आपको वैल्यूअर अपॉइंट करना पड़ेगा, लीगल प्रोफेशनल फीस, अकाउंटेंट अपॉइंट करना पड़ेगा अकाउंटिंग के लिए, तो इसमें भी कोई कॉस्ट लगेगा, इसमें कॉस्ट लगेगा, कौन बेयर करेगा? तो वही पैसेज निकाल लो, बट हाँ 20% तक निकाल लो। इसके अभाव जाना है तो सीजी का अप्रूवल ले लेना। फिर अब आपको सर इस चैप्टर में इस टॉपिक में क्या याद करना है? इस टॉपिक में याद करना, सुनो, कौन सा खर्चा एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में नहीं आएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सुनो। ये तो आपने देख लिया कौन कौन एडमिनिस्ट्रेटिव में आएगा, कौन कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं आएगा। सर इसका इंप्लीकेशन क्या होगा? फिर उसमें आप चाहो तो कुछ कितना भी यूज कर लो, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव में नहीं आएगा तो नॉर्मल आपका ऑपरेशन खर्च है, उसमें 20% लिमिट नहीं है, उसमें अनलिमिटेड यूज कर लो, जो आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन है आप यूज करो फिर उसमें। ठीक है, व्हाट डज नॉट कंस्टिट्यूट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ठीक है सर, क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में नहीं आएगा? सुनो, बहुत इजी, बहुत इजी, बहुत इजी, आराम समझते हैं। सैलरीज,
रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल, इसको पूरा लिखना, engaged in training person engaged in training or collection analysis of field data, ठीक है, of an association। सर सुनो, सैलरीज, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन engaged in ट्रेनिंग और कलेक्शन एनालिसिस ऑफ फील्ड डेटा, मतलब सर अगर मान लो आपने कोई बंदा को अपॉइंट किया हुआ है, ठीक है, वो क्या करता है, वो ट्रेनिंग देता है, सैलरी उसको मिल रहा है, बट वो क्या कर रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है। या मान लो आप क्या कर रहे हो, आप उसको ना एज ए R&D डिपार्टमेंट रखे हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में रखे हो, ठीक है, तो वो डेटा कलेक्ट कर रहा है। तो ऐसे ऐसे बंदे को जो सैलरी देते हो ना, वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव का पार्ट नहीं होगा, वो आपका अदर देन एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट होगा। तो आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन उस बंदे को देने के लिए कितना यूज कर सकते हो, क्योंकि आपका मेन कोर एक्टिविटी कर रहा है, वो डेटा दे रहा है, तभी तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन यूज होगा अच्छे से, ठीक है। तो इन लोगों को जो मिलता है ना, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं आता, डज नॉट कंस्टिट्यूट एडमिनिस्ट्रेटिव। कौन सा सैलरी किसको मिल रहा है, जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। मान लो कि ये मेरा, मान लो मेरे को बाहर से फॉरेन कंट्रीब्यूशन आया और मैंने बोला कि यार मैं ना जो गरीब है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, उनको ना फ्री में फूड देना चाहता हूँ, उसके लिए यूज करना चाहता हूँ, एसोसिएशन बनाना चाहता हूँ। तो मैंने एक बंदा अपॉइंट किया, रिसर्च करके किस एरिया में ना ज्यादा ये चलता है, बीपी बिलो पॉवर्टी लाइन है, इसने रिसर्च किया। तो मैं ये जो इसको जो सैलरी दूंगा, इस बंदे को इसने रिसर्च किया, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में नहीं आएगा। इसको मैं चाहूँ तो कितना भी दे सकता हूँ उस फॉरेन कंट्रीब्यूशन का, या 50 लाख का मैं कितना भी दे सकता हूँ, ये 20% में नहीं आएगा, ठीक है। तो वो जो ट्रेनिंग देते हैं ना, वो जो कलेक्शन ऑफ डेटा करते हैं ना, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में नहीं आते हैं, ठीक है। एसोसिएशन प्राइमरीली इंगेज इन रिसर्च और ट्रेनिंग, ठीक है, रिसर्च और ट्रेनिंग में होंगे, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में नहीं आएंगे। सर और क्या नहीं आएंगे, और सुनो, expenses incurred directly in furtherance of stated objective of welfare organization such as, ये याद रखना, salaries to doctor। सर जो डॉक्टर को आप सैलरी दे रहे हो ना, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में नहीं आएगा। सर टीचर्स, ठीक है, ऑफ स्कूल, डॉक्टर ऑफ हॉस्पिटल्स, मान लो आपका ऑब्जेक्टिव ही क्या था कि फ्री में है ना एजुकेशन प्रोवाइड करना, फ्री में है ना आपको हेल्थ सर्विस देना, उसके लिए आपने डॉक्टर को अपॉइंट किया। अब डॉक्टर को आप सैलरी दे रहे हो, तो ये वो वाला सैलरी आएगा, ये वाला सैलरी आएगा, ये वाला सैलरी आएगा, नहीं, ये वो वाला सैलरी नहीं आएगा। ये जो डॉक्टर और स्कूल को देते हैं, हमारा मेन पर्पस को तो अचीव करने में काम मदद करते हैं। तो इसमें बोलता है कि हाँ, इन लोगों को आप 20% वाले एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में नहीं लाओगे। सब 2 लोग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में नहीं आए, जो ऑन फील्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, वो लोग नहीं आएंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। और जो डॉक्टर्स स्कूल में टीचर्स हैं, इनका मेन ही काम उनको सर्विस प्रोवाइड करना, तो उनको एज अ सैलरी दोगे ना, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस नहीं आएंगे। सर इन दोनों को छोड़ के सारे एक्सपेंसेस मोस्टली कहाँ आएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में आएंगे। सर स्पेकुलेटिव बिजनेस में पैसा लगा सकते हैं फॉरेन कंट्रीज में, बिल्कुल नहीं। सर सिक्योर्ड डिवेंचर है तो चलेगा। सर 20% एडमिनिस्ट्रेटिव, यस, 20% ऊपर करना चाहो तो कर सकते हो, सीजी का अप्रूवल लगेगा। सर मेन पर्पस के लिए जो लिए उसी पर्पस के लिए यूज करना पड़ेगा, यस, उसी पर्पस के लिए यूज करना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन लेंस में बताना पड़ता है अपना पर्पस, ठीक है। चलो इसमें इतना ही तो याद रखना है। डॉक्टर की फीस, स्कूल में टीचर की फीस, मेन तो वो प्राइमरी चीज करने के लिए तो अपॉइंट हुए हैं, तो उसको एज अ सैलरी वो मत लेना कि स्टाफ वाली सैलरी, उसको एज अ सैलरी अलग लिखना, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में नहीं आएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में वही है जो नॉर्मली क्या होते हैं, जो पर्पस अचीव करने के लिए इनडायरेक्टली वे में हेल्प करते हैं। डॉक्टर तो मेन हमारा पर्पस अचीव करना, डायरेक्टली वे में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। चलो समझ आ गया होगा। सेक्शन नंबर 9 देखते हो। अब देखो, अब करते हैं सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 9 की बातें बहुत इजी है, बहुत इजी लैंग्वेज में वो हमें बताना चाह रहा है। क्या बताना चाह रहा है सर, सुनो। सेक्शन नंबर 9 क्या बताना चाह रहा है? सेक्शन नंबर 9 बस ये बताना चाह रहा है कि
if CG is an opinion and CG को लगता है that acceptance and utilization of foreign contribution. सर रिवाइज करो ना सर थोड़ा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या होता है, रिवाइज करवाओ सर। यस रिवाइज करवा रहा हूँ। फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या होता है? DDT मेड बाय एनी फॉरेन सोर्स इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज, शेयर्स, मनी और एनी आर्टिकल अप टू 1 लाख रुपीज इन इंडिया। मार्केट वैल्यू वहां का नहीं बोल रहा हूँ जहां का मिला है, इन इंडिया में उसकी मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपीज होना चाहिए जब आपको रिसीव हुआ है, तो वो आपको एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो जो भी आपको सीजी को ओपिनियन लगता है, सीजी को लगता है डेट एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन, देखो दोनों बोल रहा है। आप जो एक्सेप्ट कर रहे हो और आपको उसको जो यूटिलाइज कर रहे हो ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, दैट अफेक्ट्स प्रीजुडिशियली क्या क्या सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। इंडिया के हित में जा रहा है, किसी पर्सन के हित में नहीं, इंडिया के हित में जा रहा है। मतलब सर मान लो कि कोई ऐसा बैनर है, ठीक है, जिसने हमने यूज किया ना, उस पैसे का यूज है ना ऐसा बैनर में करने जा रहे हो ना जिसको आप तिरंगे को बना के ना उसका अपमान कर रहे हो, या मान लो इंडिया के ना किसी पर्सन का अपमान कर रहे हो, मतलब बड़े फ्रीडम फाइटर का अपमान कर रहे हो, या मान लो इंडिया के बारे में आप गलत दिखाना चाह रहे हो टीवी शोज पे, मान लो कहीं पे भी इंडिया का ना सोवरेनिटी, इंडिया के सोवरेनिटी के खिलाफ जा रहे हो, हित में जा रहे हो। ठीक है, सिंपल सी बात, हित में जा रहे हो। अब इंडिया के हित में जा रहे हो सके आप रोड शो कर रहे हो इंडिया के खिलाफ, इंडिया में रह के इंडिया के खिलाफ रोड शो कर रहे हो, भाई पीट देंगे तुम्हें पकड़ के। ठीक है, तो सीजी यही बोला, सीजी पीटने नहीं बोला, सीजी बोला कि भाई तुम्हें यूटिलाइज ही करने नहीं देंगे, इंडिया में हो आराम से रहो। ठीक है, चलो, तो आपका जो पैसा है ना वो सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। अगर सीजी को लगे ये सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ है तो सीजी आपके पैसे को एक्सेप्टेंस करने पे रोक सकती है, और आपका पैसा मिल गया होगा ना उसके यूटिलाइजेशन पे रोक सकती है। यहाँ पे तो बोल दिया कि पैसा मिलने से रोक सकती है, मिलने के बाद जो यूटिलाइज करना होता है ना उस पर भी यहाँ पे रोक लगा सकती है। इसलिए सीजी बोला दोनों जगह रोक लग सकता है, आपका मिलने पे रोक लगा देंगे, या मान लो आपको ऑलरेडी कुछ पैसा मिल चुका होगा और सीजी को लगा यार सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ जा रहा है तो आपको यूटिलाइजेशन पे रोक लगा देंगे। इसलिए दोनों वर्ड यूज करना है, एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन। सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया बी में क्या है? नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट। सर उड़ता पंजाब, हाँ आप उस पैसे का है ना इंजेक्शन बना के यूज कर रहे हो, ड्रग्स की इंजेक्शन बना के यूज कर रहे हो, या मान लो आप उसका गुटखा बीड़ी सिगरेट बिहार यूपी में ऐसे चलता है वैसे चल रहा है, मान लो और भी जगह जो भी गलत पब्लिक इंटरेस्ट में काम हो रहा है। ठीक है, हर जगह जहाँ पब्लिक इंटरेस्ट में गलत काम हो रहा है वहां पे आप ये काम कर रहे हो, पब्लिक इंटरेस्ट में खिलाफ जा रहे हो, ड्रग्स के बिजनेस कर रहे हो और भी गलत बिजनेस कर रहे हो, बच्चे चोरी करने के लिए मदद करने के लिए मशीन ला रहे हो जिसमें बच्चों डालो बच्चे गायब। ठीक है, तो उस ऐसा कोई मशीन में यूज कर रहा हूँ, सीजी को लगे यार पैसा का ऐसा यूज होगा, पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है। देखो पहला तो इंडिया के खिलाफ, पहला इंडिया के खिलाफ, फिर बोल दिया पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ, सुनो, और थर्ड क्या हुआ? हार्मनी द फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट। सर वो पैसा एक्सेप्ट करने के बाद है ना, मान लो आपको पैसा मिला और आप रशिया की बुराई कर रहे हो और रशिया से अच्छे खासे संबंध है इंडिया के, मान लो, तो फ्रेंडली रिलेशन खराब हो रहा है ना। ठीक है, आप चिल्ला रहे हो रशिया ये रशिया वो, इंडिया में रख के मतलब ऐसा कर रहे हो यार, फ्रेंडली रिलेशन खराब हो रहा है। ठीक है, तो तीन चीज देखो यहाँ पे, तीन चीज ध्यान रखना है उस पैसे का ना यूज, एक्सेप्ट और यूटिलाइजेशन। आप एक्सेप्ट कर रहे हो, पर्पस बोला कि मैं रशिया के खिलाफ बैनर बनाऊंगा, रशिया ये है रशिया वो है, रशिया ने यूक्रेन को ये कर दिया, या तो यूक्रेन कोई भी ऐसा ना कंट्री के खिलाफ ऐसे आप राइट कर रहे हो, बैनर यूज करने जा रहे हो, जो क्या करते हैं हार्मोनाइज क्या करते हैं, फ्रेंडली रिलेशन खराब कर दें। ठीक है, फॉरेन फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, फॉरेन कंट्री या फॉरेन स्टेट जो भी है उनसे फ्रेंडली रिलेशन खराब हो जाए हमारे। ठीक है, तो उस पैसे का अगर सीजी को लग गया कुछ पैसा यूज मान लो या तो एक्सेप्ट करना है यूटिलाइज करना है उस पैसे का इंडिया के खिलाफ, पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ, बाहर वालों के खिलाफ। ठीक है, तो ये देखो, ये हुआ फॉरेन, ये हुआ इंडिया, ये हुआ पब्लिक। ठीक है, ठीक है, तो फॉरेन इंडिया पब्लिक इन तीनों के खिलाफ जा रहे हो भैया, ना तुम्हें रोक ना लेने देंगे पैसा, ना लेके यूटिलाइज करने देंगे तुम्हें पैसा।
और डी में बोल दिया हार्मनी इन रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी। ठीक है सर, देखो पहले फॉरेन रिलेशन बना लिया हमने, फिर इंडिया में आए, फिर पब्लिक बोले, फिर बोले कि देखो आप कास्ट की बात करते हैं। मान लो उस पैसा लेके आपने बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, हिंदूज, मुस्लिम्स, कुछ भी किसी के कास्ट के खिलाफ उस पैसा यूटिलाइज किया ना, बम बारूद किया, या मान लो उसका क्या कहते हैं रैली निकलवा दिया, बंद करो भारत लोगों, भारत बंद, ये बंद वो बंद, किसी रिलीजियस कास्ट के खिलाफ आपने एक्शन ले लिया, कम्युनिटी के खिलाफ एक्शन ले लिया उस पैसे का, तो बोला सीजी को लगा देखो दंगे फसाद करने का यूज करने के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं एक्सेप्ट कर देंगे तुम्हें, साफ मना कर देंगे तुम्हें। तो 4 चीजों को साफ मना किया। क्या 4 चीजें सर? बहुत इजी 4 चीजें। बाहर फेडरेशन खराब हो रहा है, उस पैसे का यूटिलाइज करने से सीजी बोलेगा रोक देगा, एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन दोनों रोक देगा। सेकंड क्या बोला, इंडिया में खराब हो रहा है, देखो बाहर पहले फॉरेन में खराब हो रहा है उसका रिलेशन, रोक देगा। इंडिया में खराब हो रहा है किसी रिलेशन को रोक देगा। पब्लिक इंटरेस्ट में खराब हो रहा है, रोक देगा। किसी कास्ट पे भी आ गए ना, इसके कास्ट की कम्युनिटी के खिलाफ जाके एक्शन उठा रहे हो उस पैसे का, सीजी रोक देगा। ठीक है, तो सर याद रखना ये चीजें लिंक होता है, ये सेक्शन से लिंक होता है। सुनो, ये सेक्शन नंबर 9 लिंक्ड विथ सेक्शन नंबर 3। सर 3 में क्या होता है? 3 में डायरेक्ट प्रोहिबिशन था। प्रोहिबिशन क्या था कि ये लोग ना फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। सर लाइक फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कौन नहीं कर सकते थे? पॉलिटिकल पार्टी, पब्लिक सर्वेंट, जजेस, ये सब फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। तो एडिशनली 9 में बोल दिया कि देखो 3 में जिनको मना किया तो वो तो कर नहीं सकते। 9 में बोल दिया कि 9 में एडिशनली सीजी किसी और लोग को इंटर कर सकता है। सीजी को लगे क्या 4 लोग, फॉरेन, इंडियन, पब्लिक, कास्ट, ऐसे कोई 4 दंगे फसाद होने वाले, 4 के अगेंस्ट जाने वाले हो, तो 9 में हम एडिशनली तुम्हें भी डाल सकते हैं कि हाँ तुम्हें भी हम प्रोहिबिट कर देंगे फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो देन सीजी prohibits such class of person other than who already in section 3। सेक्शन 3 में है ना, उसके अलावा सीधी क्या करता है, प्रोहिबिट कर सकता है सच क्लास ऑफ पर्सन जो अदर देन ऑलरेडी सेक्शन 3 में है, उसको अलावा छोड़ के सेक्शन 9 में अदर देन उन लोगों के अलावा अगर 4 कंडीशन से लग रहे हैं तो सीधी प्रोहिबिट कर सकता है। प्रोहिबिट मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग से ही बंद कर देगा, मना कर देगा, भाई तुम्हें दिख गया ना तुम फॉरेन रिलेशन खराब कर रहे हो, इंडिया में कुछ खराब करने वाले हो, पब्लिक इंटरेस्ट खराब करने वाले हो, किसी कास्ट कम्युनिटी के खिलाफ जाने वाले हो, एक्सेप्टेंस यूटिलाइजेशन दोनों बंद कर देगा सीजी। 3 में है तो उनको तो बंद ही है, तुमको 9 में डाके बंद कर सकते हो चाहे वो कोई भी हो। ठीक है,